हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टैट वॉरियर्स में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई नो आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छी तरह से ही अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की हम अपनी वीडियो में टॉपिक लाए हैं मूल्यांकन के पक्ष। फ्रेंड्स, मूल्यांकन के पक्ष क्या होते हैं, इस विषय पर चर्चा करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आए या आपको थोड़ी भी यूज़फुल लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। शिक्षण क्रिया सुचारू रूप से चल रही है या नहीं, इसका ज्ञान और छात्रों की समस्या को ज्ञात करने हेतु शिक्षक द्वारा समय समय पर मूल्यांकन करना आवश्यक है। अतः शिक्षक द्वारा छात्रों के मूल्यांकन हेतु शैक्षणिक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बीएस ब्लूम द्वारा मूल्यांकन के 3 पक्ष निर्धारित किए गए हैं, जो निम्नलिखित हैं। फ्रेंड्स, मूल्यांकन से तात्पर्य जब अध्यापक द्वारा किसी कक्षा में अध्यापन कार्य किया जाता है तो उस कक्षा के बालकों को उनकी प्रोग्रेस क्या है, कितना उन्हें समझ में आ रहा है, क्या उनकी कमजोरियां हैं, कहाँ शिक्षक को और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है, इन सब बातों की जानकारी के लिए शिक्षक द्वारा समय समय पर अनेक प्रकार से बालकों का मूल्यांकन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, वो मूल्यांकन किन पक्षों पर किया जाता है, किन बातों को ध्यान में रख के किया जाता है, वो सब यहाँ हम आपको इस वीडियो द्वारा बताने वाले हैं, जो बीएस ब्लूम द्वारा दिया गया है। तो जो पक्ष हैं वो निम्नलिखित हैं। सबसे पहला संज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा भावात्मक पक्ष, तीसरा कौशलात्मक अथवा क्रियात्मक पक्ष। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इस वीडियो में सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा संज्ञानात्मक पक्ष, उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। ब्लूम द्वारा इस अवस्था को 6 अवस्थाओं में बांटा गया है। सबसे पहली, ज्ञान। जब बालक किसी वस्तु के बारे में जानने का प्रयास करता है तो सबसे पहले उस वस्तु को अपने ज्ञान में लाता है। फ्रेंड्स, ऐसा नॉर्मल होता है, जब भी किसी वस्तु के बारे में बालक जानना चाहता है तो सबसे पहले उसे देखता है कि ये क्या है। उसके बाद अगली अवस्था आती है हमारी बोध। जब बालक किसी वस्तु का ज्ञान करता है तो उसके बाद उसे समझने का प्रयास करता है। फ्रेंड्स, बोध का अर्थ होता है समझना कि वो वस्तु क्या है, उसको समझने की कोशिश करता है। इसके बाद अनुप्रयोग। जब बालक किसी वस्तु का ज्ञान और बोध प्राप्त कर लेता है तो उसके बाद उस ज्ञान को अपने जीवन में प्रयोग करके देखता है। फ्रेंड्स, जब बालक को किसी वस्तु का ज्ञान हो गया और वो जानता है कि ये कैसे काम में आएगी, तो उस वस्तु को अपने जीवन में प्रयोग करके देखता है। जैसे फ्रेंड्स, मान लीजिए यदि बालक को कक्षा में पत्र लिखना सिखाया जाता है तो बालक उस पत्र लेखन की कौशल को घर पर प्रयास करके देखता है। इसके बाद अगली अवस्था आती है हमारी विश्लेषण। जब बालक किसी ज्ञान का प्रयोग कर लेता है तो उसके पश्चात उस ज्ञान का विश्लेषण करता है। फ्रेंड्स, विश्लेषण से तात्पर्य जब बालक ने किसी ज्ञान का प्रयोग करके देखा तो फ्रेंड्स उस प्रयोग के आधार पर उसे उसमें क्या त्रुटि लगी, क्या वो उसमें और बढ़ाना चाहता है, क्या उसे और बेहतर बनाना चाहता है, तो फ्रेंड्स विश्लेषण इसे ही कहते हैं। इसके बाद अगली अवस्था आती है हमारी संश्लेषण। किसी ज्ञान का विश्लेषण करने के बाद बालक उस ज्ञान में अपनी समझ द्वारा उस ज्ञान को आवश्यक बनाने के लिए बालक द्वारा कुछ मौलिक नियमों को जोड़ना और फिर उन्हें प्रयोग में लाना संश्लेषण कहलाता है। फ्रेंड्स, जब वो बालक किसी ज्ञान का विश्लेषण कर लेता है तो वह बालक उसमें अपनी समझ के द्वारा जो उसे अच्छा लगे, जो उसकी मौलिक कृति हो, यानी कि उसकी स्वयं की नियम हो, उनको उस वस्तु के कैसे और बेहतर बनाया जाए, इन सब बातों को जोड़कर प्रयोग में लाता है, तो इसे संश्लेषण कहते हैं। फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए कि अध्यापक द्वारा बालक को पत्र लिखना सिखाया गया है कि किसी के अवकाश प्राप्ति के लिए, तो फ्रेंड्स बालक उस पत्र में कुछ नई नई बातें, जैसे मान लीजिए फीस माफ़ी के लिए या अपने मित्र को शादी में इनवाइट करने के लिए, इस तरह के पत्रों को लिखना सीखता है और उनमें कुछ अपनी बातों का भी समावेश करता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह की बातें उस बालक द्वारा वो नियम है जो संश्लेषण किया गया है उस नियम में उसे और बेहतर बनाने के लिए। इसके बाद जो आखिरी अवस्था आती है हमारी, वो है मूल्यांकन। इस प्रकार सभी प्रकार से निपुणता प्राप्त कर लेने के बाद उस ज्ञान का मूल्यांकन कर लिया जाता है। फ्रेंड्स, मूल्यांकन से तात्पर्य है कि उस वस्तु का जो ज्ञान बालक ने प्राप्त किया है उसके दोष और गुण दोनों को ध्यान में रखते हुए उसका मूल्यांकन किया जाता है कि कैसे ये ज्ञान हमारे लिए प्रभावी है और कैसे ये ज्ञान हमारे लिए अप्रभावी है। इसके बाद नोट पॉइंट आता है फ्रेंड्स, इसमें हमारा इन्हें क्रमानुसार अध्ययन किया जाना आवश्यक है। फ्रेंड्स, ये जो अवस्थाएं दी गई हैं इन्हें क्रमानुसार ही अध्ययन करना आवश्यक है। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। कभी कभी फ्रेंड्स एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि इन अवस्थाओं का क्रम क्या है, तो फ्रेंड्स हमें ये याद होना चाहिए कि ये अवस्थाएं किस क्रम में दी गई हैं। इसके बाद आता है हमारा भावात्मक पक्ष।
क्राथवोल द्वारा इस अवस्था को भी 6 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहली अवस्था आती है हमारी आग्रहण। इसके अंतर्गत बालक किसी ज्ञान को मूक भाव द्वारा ग्रहण करता है। फ्रेंड्स, आग्रहण यानी रिसीव करना। जैसे बालक द्वारा किसी शिक्षक कभी किसी कक्षा में बालकों को पढ़ा रहा है, तो बालक शांति से बैठकर उसके भाषण को सुनते हैं और उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को ग्रहण करते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा अनुक्रिया। आग्रहण के पश्चात ही बालक बाह्य रूप से क्रियाशील होता है और उस ज्ञान के प्रति अनुक्रिया करता है। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य जब बालक किसी ज्ञान का आग्रहण कर लेता है, और अनुक्रिया से तात्पर्य जब अध्यापक द्वारा किसी भी प्रश्न के बारे में पूछा जाता है बालक से, तो वो उस प्रश्न के विषय में अपनी जो जवाब देता है उसे ही अनुक्रिया कहते हैं। इसके पश्चात अनुमूल्यन। इसके अंतर्गत बालक अपने मस्तिष्क में उस ज्ञान को मूल्य का स्वयं ज्ञान करके उसे अपने मस्तिष्क में वरीयता देता है। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य है कि जैसे वो ये बालक उस ज्ञान को ये सोचता है कि ये भविष्य में मेरे किस काम में आ सकती है, क्या उपयोगिता है इसकी, उसी के आधार पर उस ज्ञान को वैल्यू प्रदान करता है, अनुमूल्यन करता है। इसके बाद अवधारणा। अनुमूल्यन के पश्चात बालक उस ज्ञान के विषय में अपनी अवधारणा बनाता है। फ्रेंड्स, अवधारणा से तात्पर्य जब बालक किसी ज्ञान को अपने मस्तिष्क में, अपने माइंड में सेट कर लेता है, उसको एक वैल्यू दे देता है, तो उसके बाद वो सोचता है कि इस ज्ञान को कैसे कैसे प्रयोग में लाया जाए, क्या उसके विषय में जो भी बातें होती हैं, क्या वो सोचता है उनके बारे में। यही वो इसे अवधारणा प्रदान करना कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स, मान लीजिए कि बालक को कक्षा में अध्यापक द्वारा गणित का ज्ञान कराया गया है, तो बालक उस विषय में ये अवधारणा बनाता है कि गणित का प्रयोग हम अपने डेली जीवन में भी कर सकते हैं। इसके बाद व्यवस्थापन। इसके अंतर्गत बालक ज्ञान को अपनी सुविधा अनुसार व्यवस्थित करता है। फ्रेंड्स, व्यवस्थापन से तात्पर्य यही है कि उस ज्ञान को अपने प्रयोग के अनुसार उसे अपने भावी जीवन में एडजस्ट करता है कि ये ज्ञान हमारे कहाँ प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे गणित का ज्ञान हो जाने पर बालक ये समझता है कि जब भी वह बाजार जाएगा या किसी भी तरह का कोई हिसाब करेगा या कोई कैलकुलेशन करेगा, तो उसको उस गणित की आवश्यकता होगी, तो उसी हिसाब से वो अपने माइंड में उस चीज़ को सेट कर लेता है। इसके बाद चरित्रीकरण। अंत में बालक उस ज्ञान को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेता है। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य जब बालक पूरी तरह से किसी ज्ञान में निपुणता प्राप्त कर लेता है, तो वो ज्ञान उसके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन जाता है, जो उसके चरित्र में भी प्रतीत होता है। तो फ्रेंड्स, इस अवस्था के अंतर्गत जो पॉइंट्स दिए गए हैं, इन्हें भी क्रमानुसार याद करना आवश्यक है, जिनमें आग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूलन, अवधारणा और व्यवस्थापन, इसके साथ चरित्रीकरण, इन सभी पॉइंट्स को भी, वर्गों अवस्थाओं को भी हमें पॉइंट टू पॉइंट याद करना है, यानी क्रमानुसार। इसके बाद और आखिरी अवस्था आती है हमारी क्रियात्मक या कौशलात्मक पक्ष, जिसे सिम्पसन द्वारा निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहली अवस्था आती है इसमें हमारी प्रत्यक्षीकरण। इसके अंतर्गत किसी वस्तु अथवा घटनाओं के प्रति ज्ञानेंद्रियों की जागरूक होने की अवस्था है। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य है कि जब बालक को शिक्षक द्वारा कोई ज्ञान प्रदान किया जाता है, तो बालक की सबसे पहले ज्ञानेंद्रियां जागरूक होती है। मान लीजिए कक्षा में बालक को अध्यापक कुछ पढ़ा रहा है, तो सबसे पहले वो अपनी श्रवण इंद्रियों को विकसित करेगा, उन्हें जागरूक करेगा कि अध्यापक क्या पढ़ा रहा है। उसके बाद, या मान लीजिए अध्यापक द्वारा बालक को कोई खेल कराया जा रहा है, तो वो खेलने के साथ साथ उसमें अपनी दौड़ने की, भागने की, इन सभी ज्ञानेंद्रियों को, सोचने समझने की सभी क्षमता को, इन्हें जागरूक करेगा। तो फ्रेंड्स, इसे ही प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। इसके बाद समायोजन। किसी विशिष्ट अनुभव एवं क्रिया में भाग लेने से पूर्व विद्यार्थी पहले मानसिक, शारीरिक एवं संवेगात्मक रूप से समायोजन करता है। फ्रेंड्स, समायोजन से तात्पर्य है कि अपनी स्वयं को, अपने आसपास के वातावरण और जिस क्रिया में भाग लेने वाले हैं उसी के अनुकूल स्वयं को बना लेना। जैसे मानसिक, शारीरिक एवं संवेगात्मक रूप से समायोजित कर लेना। जैसे फ्रेंड्स, मान लीजिए कि किसी बालक को किसी खेल में रुचि है, तो सबसे पहले उस खेल में भाग लेने से पहले वो स्वयं को मानसिक, शारीरिक व्यायाम करके या सभी से बातें करके, अनुभव प्राप्त करके स्वयं को उस विषय में तैयार करके समायोजित कर लेगा। उसके बाद ही किसी विशिष्ट क्रिया का अनुभव प्राप्त करने की कोशिश करेगा। इसके बाद निर्देशित अनुक्रिया। इस अवस्था में बालक की मांसपेशियां क्रियाशील हो जाती हैं और बालक के निर्देशों के अनुसार कार्य करती हैं। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य है कि जब बालक किसी खेल को सीखना प्रारंभ करता है, तो वो अपने हाथ पैरों को जो निर्देश देता है, या मान लीजिए अपनी मांसपेशियों को जो निर्देश देता है, तो उसी के अनुसार उसके निर्देशों का पालन किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक बालक
कोई गेम या क्रिकेट खेल रहा है तो वो जैसे जैसे अपनी अपनी बॉडी को, अपने सेल्स को ऑर्डर देगा, वो उसी हिसाब से उसकी निर्देशित अनुक्रिया का पालन करती हैं। और इसके बाद हमारी जो अवस्था है वो है यंत्रीकरण। निर्देशित अनुक्रिया के द्वारा अभ्यास की गई क्रियाओं को बालक के द्वारा यंत्रवत कर लिया जाता है। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य है कि जब बालक निर्देशित अनुक्रिया यानी कि जब बालक किसी भी चीज़ का बहुत अच्छे से अभ्यास करता है तो उसके द्वारा अभ्यास करने के पश्चात उस चीज़ों का एक यंत्रीकरण हो जाता है। जैसे फ्रेंड्स, अब नॉर्मल सा अगर हम एग्जांपल दें तो जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारे हाथ को मुंह तक पहुंचने के लिए ज़्यादा प्रयत्न नहीं करना होता। इस कार्य को हम अंधेरे में भी और लाइट ऑफ करके या आंख बंद करके भी हम आसानी से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे ही यंत्रीकरण कहते हैं, जो नियमित अभ्यास द्वारा संभव है। इसके पश्चात और आखिरी अवस्था आती है हमारी जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया। कठिन कार्यों को कम समय में सरलतापूर्वक करने की क्षमता उत्पन्न करना ही इस अवस्था का उद्देश्य है। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य है कि कोई भी कार्य सरल तो होता ही नहीं है। जब तक हम उस किसी कार्य को शुरू नहीं करें वो कार्य खत्म कैसे होगा। तो फ्रेंड्स, इस अवस्था का तात्पर्य यही है कि कठिन कार्यों को कम समय में सरलतापूर्वक करने की क्षमता उत्पन्न करना जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया कहलाता है। फ्रेंड्स, जब किसी भी चीज़ का नियमित रूप से अभ्यास किया जाता है तो एक अवस्था ऐसी आती है जब उस कार्य को बहुत सरलतापूर्वक और बहुत कम टाइम में कर लिया जाता है, तो वही इस अवस्था को दर्शाती है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आएगी, और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई या थोड़ी भी यूज़फुल लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।